नमस्कार, मैं परविंद कुमार वर्मा एक बार पुनः आप लोगों के बीच बीएड स्पेशल एजुकेशन 06 का एक प्रकरण इंटेलिजेंस पर आज बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जब मैं इंटेलिजेंस कह रहा हूँ तो शायद आपके दिमाग में कुछ एक तस्वीर बन रही होगी, चाहे एक तरीके का खाका बन रहा होगा कि इंटेलिजेंस मतलब जब हम बात करते हैं ना कि इंटेलिजेंस बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम कहीं ना कहीं उसके एक पहलू को देखते हैं कि हाँ, इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो सकता है। तो शायद इसी की गुत्थियों को हम सुलझाने का आज प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छी टॉपिक है और अच्छे प्रकरण पर जो हम बात करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो आप जो BEd SC 06 के पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे तो उसके जो आउटकम है आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि आप इस पूरे कंटेंट को पूरा करने के बाद तब आप में ये आउटकम की हम अपेक्षा करते हैं कि आप ये जान पाएंगे। उसके पहले हम जब बात करते हैं कि आज जो हम निश्चित रूप से देखने का प्रयास करेंगे जो इंटेलिजेंस है उसकी मीनिंग क्या हो सकती है, उसके डिफिनीशन क्या हो सकते हैं, उसके कंसेप्ट क्या हो सकते हैं। ये तीनों मतलब है पैरेलल ही, लेकिन दोनों के एस्पेक्ट चाहे फंक्शनल डिफिनीशन अलग अलग होते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करने का प्रयास जब करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस हम किसको बोलें। मतलब अगर इंटेलिजेंस की जो परिभाषा की हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंस पर जब काम करना प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के इंटेलिजेंस पर बातचीत किया कि हम इंटेलिजेंस की एक परिभाषा का गठन करें, कि अगर मैं इंटेलिजेंस की किसी से परिभाषा पूछूं चाहे किसी से अर्थ पूछूं तो वो ये होना चाहिए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। फिर 1921 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के इंटेलिजेंस पर परिभाषा देने का प्रयास किया कि हम प्रयास करें कि ये हो सकता है। फिर 1923 में पूरे विश्व के मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर के बुद्धि की परिभाषा देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सारे लोग मिलकर के एकमत नहीं हो पाए कि बुद्धि क्या है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हम एक सामान्य सी बात, अगर मैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तहत से सोचूं तो मुझे ये लगता है कि एबिलिटी टू लर्न, क्योंकि हम कोई भी प्रकरण को कोई भी कंटेंट को जब बच्चों के साथ डिलीवर करते हैं तो हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि हमारी स्ट्रेटजी, हमारा कंटेंट, हमारी जो विधि है वो ऐसी हो कि बच्चे को पूरा कंटेंट समझ में आए। लेकिन वो बात समझ में कैसे आएगी, वो कैसे हम अपनी प्रस्तुतिकरण दें, कैसे कंटेंट को हम डेवलप करें, चाहे कैसे कंटेंट को हम डिलीवर करें, ये तीनों एस्पेक्ट तय करता है कि बच्चा कैसे इस चीज को समझेगा। लेकिन उसी समझने के जब दृष्टिकोण को हम समझने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि यार हम अब इसमें इंटेलिजेंस की हम बात करें, जैसे हम सामान्य शब्दों में क्लासरूम में की मैं बात करूं तो उसमें हम कहते हैं ना कि यार इस प्रकरण को मैंने पढ़ाया और ये बच्चा बहुत तेजी से सीख लिया, तो हमारे मुख से तुरंत निकल जाता है कि यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन जब हम इंटेलिजेंस उसको बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि क्विक रिस्पांस ही एक तरीका हो सकता है इंटेलिजेंस का, कि अगर किसी प्रकरण पर किसी मुद्दे का अगर क्विक रिस्पांस बच्चा दे रहा है तो मतलब हम उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो उसमें अगर हम छोटे से प्रकरण में देखने का प्रयास करें कि एबिलिटी टू लर्न, जैसे आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा कि एबिलिटी टू लर्न, तो हम उसको इंटेलिजेंस कह सकते हैं। अब एबिलिटी टू लर्न इंटेलिजेंस को कैसे प्रभावित कर सकता है, चाहे कैसे इंटेलिजेंस कहा जा सकता है, तो मतलब किसी भी चीज के सीखने की योग्यता, कि वह चाहे वो जो भी हो, आपका कंटेंट हो, चाहे आप क्लासरूम के बाहर हो, चाहे क्लासरूम के अंदर हो, चाहे अपने सोसाइटी में हो, घर में हो, कहीं भी अगर आप कुछ कोई भी चीज़ सीखने की क्षमता आप में बेहतर है तो आपको इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ एबिलिटी और आप में होनी चाहिए। वो एबिलिटी क्या हो सकती है? एबिलिटी टू एडजस्टमेंट हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो सकता है, और अपने इन्वायरमेंट में अपने आप को समायोजित करने का हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम इंटेलिजेंस की परिभाषाओं को हम जब बढ़ने का प्रयास किए तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके की विचार इस पर व्यक्त किए, लेकिन फिर भी हम किसी एक गुत्थी को सुलझा नहीं पाए कि हम किस चीज़ को इंटेलिजेंस बोलें। तो उसमें उसी चीज़ को हम लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास किए कि अच्छा ठीक है, हम इंटेलिजेंस को एबिलिटी टू लर्न कह सकते हैं, कि चलो जिसमें सीखने की योग्यता हो उसको हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन जब बात हमारे दिव्यांगजनों की आती है तब उसमें एबिलिटी टू लर्न चाहे एबिलिटी टू एडजस्टमेंट हम कैसे इसको हम उसी रूप में देखें तो थोड़ा सा अलग हो सकता है। कि नहीं, हम जो सामान्य रूप में बच्चे को बात कर रहे हैं कि एक जो सामान्य बच्चा है वो किसी प्रकरण को, किसी कंटेंट को इसी रूप में सीख सकता है तो मतलब वो इंटेलिजेंस है। लेकिन सारी क्षमताएं उस बच्चे में विद्यमान है, लेकिन वो बच्चा दिव्यांग है। उस दिव्यांगता के कारण उसकी एबिलिटी टू लर्न प्रभावित है, तो क्या हम उसको इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा।
लेकिन हमें कंटेंट डिलीवरी, चाहे कंटेंट का जो एस्पेक्ट है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको एडाप्टेशन करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि नहीं, हम जो कंटेंट बच्चे को दे रहे हैं, चाहे जो कंटेंट हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो उसके एबिलिटी टू लर्न को फिट बैठा रहा है। तो हम अपने इंटेलिजेंस को इस रूप में भी देखने का प्रयास करें कि नहीं, हम केवल ये कह दें कि नहीं तुम हर चीज़ को बेहतर कर ले तो इसलिए तुम इंटेलिजेंस हो। नहीं, हो सकता है बच्चा उस रूप में पहले से अपने आप को एडजस्ट कर चुका हो। जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि जहाज। अब जो बच्चा कभी जहाज देखा ना हो और एक बच्चा उसी क्लासरूम में जहाज पर बैठ करके सफर कर रहा हो, तो एक बच्चे के लिए जहाज इमेजिन होगा, एक बच्चे के लिए नॉर्मल होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए कि उसका इन्वायरमेंट वैसा है, उसको इन्वायरमेंट वैसा मिला, वो सारी चीज़ों को परसीव कर रहा है। लेकिन एक बच्चे को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला लेकिन उसको भी परसीव करने की क्षमता समान है, तब हम उसको कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट है। इसमें तमाम उलझने आएंगे। जैसे हम एक प्रकरण पे बात कर रहे हैं, इस पे और आप गहन अध्ययन करेंगे, चाहे गहन चिंतन करेंगे, तो आपको और चीज़ें निकल के आएंगी कि हम बुद्धि किसको, इसको भी बोल सकते हैं क्या, इसको भी बोल सकते हैं क्या, तमाम चीज़ें हैं। मैं प्रारंभ में ही कहा कि इस पर कोई एक मत नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक मत तो हमें लेना ही पड़ेगा ना कि नहीं, हम इसको बुद्धि बोलेंगे। तो हम एबिलिटी टू लर्न की बात कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया है, तो इसमें हम एबिलिटी टू लर्न को मानेंगे कि जिसमें सीखने की योग्यता हो वही बुद्धिमान है। लेकिन जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हम बुद्धि का निर्माण किस किस आयाम से होता है और कैसे हम किसी चीज़ को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं कि हम जब इंटेलिजेंस कहते हैं तो आखिर में बना तो होगा ना किसी रूप में, कि चाहे वैसी योग्यता होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ एबिलिटी टू लर्न। तो एबिलिटी टू लर्न, तो जो जो योग्यता है वो योग्यता कहीं ना कहीं से आई होगी, या फिर अर्जित की गई होगी, या फिर जन्मजात होगी, मतलब किसी भी रूप में तो होगी। तो उस रूप को हमें समझने का जब प्रयास करते हैं, तो हम तमाम किताबों का अध्ययन किए तो उसमें मुझे लगा कि एक जो समान प्रक्रिया बातचीत की है उसमें ये एस्पेक्ट हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो हम इंटेलिजेंस कह रहे हैं उसके एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। तो आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि उसके 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शनल एस्पेक्ट मतलब कि जो कार्यात्मक सिद्धि कर सके। इसी के अंतर्गत आप बुद्धि क्या है इस पे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हम बुद्धि क्या है। अगर मैं बार बार प्रश्न करूं पूरे प्रकरण के बाद भी अगर आप एक अपने आप से प्रश्न करेंगे कि बुद्धि क्या है, तो आप खुद चिंतन में हो जाएंगे कि यार एबिलिटी टू लर्न तो हो सकता है बुद्धि, लेकिन और भी हो सकता है। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसके इतर भी आप कोई नई चीज़ ढूंढ पाते हैं, चाहे नई चीज़ को आप व्यक्त करते हैं, तो वो बेहतर ही है कि नहीं, हाँ आप इंटेलिजेंस को इस रूप में भी समझ रहे हैं। दूसरे को अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, तो उसके अंतर्गत 3 चीज़ें आ रही हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, चाहे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये सब जितनी प्रक्रिया है वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरे रूप में हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट। अब जब ये 3 एस्पेक्ट जब हम देख रहे हैं, तो ऑपरेशनल एस्पेक्ट में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे इंटेलिजेंस को मापा जाएगा, उसके मापने की तकनीक क्या होगी। जैसे अगर मैं तीनों को एक रूप में देखूं तो सबसे पहले बुद्धि क्या है, फिर दूसरा बुद्धि को हम परिभाषित कैसे करेंगे, और तीसरा बुद्धि को हम मापेंगे कैसे। तो एक एस्पेक्ट बन रहा है ना कि हाँ हम बुद्धि को इस रूप में भी देख सकते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम बुद्धि को किन किन रूपों में और कैसे कैसे हम देखने का प्रयास करें। लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बुद्धि के ये पूरी बातें तो हो गई, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि अब बुद्धि का कंसेप्ट क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया एबिलिटी टू लर्न, लेकिन तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने रूप में इस रूप को, बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। कि सबसे पहले जो एक व्यक्ति ने खूब मंथन किया और खूब विचार करने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, देखिए एकदम एक लाइन का वर्ड है, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, मतलब किसी भी रूप में अपने आप को एडजस्ट करने की योग्यता, मतलब समायोजन करने की योग्यता अगर आप में है तो मतलब आप बुद्धिमान हैं। अब वो समायोजन क्या केवल क्लासरूम में होगा, आपके फैमिली में होगा, सोसाइटी में होगा, या कहीं और जगह भी हो सकता है। वो नया जगह हो सकता है, आपके लिए पुराना जगह हो सकता है, या आप किसी ऐसे जगह गए हों जो अपरिचित जगह हो, उसमें भी आप अपने आप को समायोजित कर ले रहे हैं, मतलब आप इंटेलिजेंस हैं।
तो जब हम बच्चों के रूप में अगर ये देखने का प्रयास करें कि वो बच्चा अगर जाएगा तो कैसे वो अपने आप को समाहित करेगा, अगर वही बच्चा दिव्यांग हो जाए तो सोचिए उसको एडजस्टमेंट करने की कितनी समस्या आती है। वो चाहता तो है कि हम अपने सोसाइटी में उसी रूप में स्वीकार किए जाए जैसे अन्य लोग किए जाते हैं, लेकिन उसकी दिव्यांगता कहीं न कहीं उसका परिचायक हो जाती है कि नहीं, आपको इस रूप में एडजस्ट करना थोड़ी चुनौती हो सकती है। जैसे अगर हम अपने घरों की बात करें तो हर जगह रैंप नहीं मिलते हैं। अगर बच्चा ऑर्थोपेडिक है तो वो सीढ़ियां तो चढ़ना चाहता है, लेकिन चढ़े कैसे? तो क्या सीढ़ियों के बगल में आपने कोई रैंप की व्यवस्था की है या कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वो भी बच्चा जाके छत पर चाहे ऊंचाई पर जाकर के अपने आप को एडजस्ट कर पाए? तो हमें इस रूप में भी सोचना पड़ेगा कि कैसे इंटेलिजेंस का केवल एडजस्टमेंट का हो सकता है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं एबिलिटी टू एडजस्टमेंट दैट कॉल इंटेलिजेंस, लेकिन केवल वही हो सकता है, इस पे चिंतन का विषय है। ये अभी एक दो टुक में आप नहीं कह पाएंगे कि नहीं एबिलिटी टू एडजस्टमेंट मतलब इंटेलिजेंस। जब उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े और विचार हुआ कि नहीं एडजस्टमेंट मान लीजिए मैं कर लिया तो क्या मैं इंटेलिजेंस हो गया? तो हाँ, आप इंटेलिजेंस हैं, लेकिन एक पहलू छूटा है। और जब दूसरे पहलू की हम बात करते हैं तो उसमें हमको लगता है कि अब मैं एडजस्टमेंट तो कर लिया, तो क्या एबिलिटी टू लर्न हमारे पास है? दूसरे एस्पेक्ट में कहते हैं कि नहीं, एबिलिटी टू लर्न जिसके पास है वो इंटेलिजेंस है। एडजस्टमेंट तो ठीक है, अगर लर्न नहीं है फिर क्या करेंगे? तो एक फिर आया कि नहीं एबिलिटी टू एडजस्टमेंट इंटेलिजेंस ना हो करके एबिलिटी टू लर्न दैट कॉल इंटेलिजेंस। तो फिर विचार है कि हाँ, अब बच्चों में सीखने की जो योग्यता है, चाहे सीखने की जो क्षमता है, वो अगर वो बेहतर है तो उस बच्चे को हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन ये योग्यता, ये क्षमता आएगी कैसे, और ये योग्यता और क्षमता विकसित कैसे होगा? चाहे इस योग्यता और क्षमता को हम विकसित कैसे करेंगे? क्या केवल क्लासरूम कंटेंट के माध्यम से किया जा सकता है, या क्लासरूम और अपने सोसाइटी के इंटर कनेक्ट से हो सकता है? वो किसी भी रूप में हो सकता है। लेकिन जब हम किसी एक बच्चे को मॉडिफाई और जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि नहीं हमने मॉडिफाई कर दिया, अब जस्टिफाई कर लें कि यू आर इंटेलिजेंस, तो हम एक प्रकरण को पकड़ते हैं कि अगर कोई कंटेंट हमने डिलीवर किया, उस कंटेंट डिलीवरी में बच्चा की सीखने की जो योग्यता है वो बेहतर है, तो हम कह सकते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट। लेकिन क्या एडजस्टमेंट और एबिलिटी टू लर्न आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यही केवल हो सकता है, ये प्रश्न चिन्ह वाला विचार है कि केवल हम एक पहलू है इंटेलिजेंस का, लेकिन केवल यही हो सकता है ये हम नहीं कह सकते। तीसरे के रूप में जब हम बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि ये किसी कंटेंट को बच्चा एडजस्ट भी कर रहा है, लर्न कर रहा है, अब एबिलिटी टू इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं कि अब देखिए अपने आप सोचिएगा थोड़ा सा ध्यान दे करके कि एडजस्टमेंट कर लिया, लर्न कर लिया, अब लर्न करने के बाद क्या जो सीखा है वो एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं? मतलब आप अमूर्त चिंतन करने की अगर आप में योग्यता है तो आप कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस है। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको आप एक लाइन में देखिए कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ले रहा है बच्चा, इंटेलिजेंस है। तो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेगा कैसे और किस रूप पे करेगा और किस प्रकरण पे करेगा? क्या अगर उसके पास ये योग्यता विद्यमान है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, अगर उसके पास कंटेंट तो हो, चाहे उस तरीके का हम प्रकरण तो उसे दे कि नहीं बच्चा तुम इस पे कुछ और सोच सकते हो कि नहीं, चाहे इस पे कुछ अन्य सोचा जा सकता है कि नहीं, ये सारी बातें, इस पर एक तमाम लंबी चिट्ठी है कि हम इंटेलिजेंस कैसे करें। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अनेक परिभाषाएं दी और अनेक अनेक परिभाषाओं को अपने अपने रूप में व्यक्त किया। लेकिन इन सारी परिभाषाओं को अगर मैं 1940 के दशक में देखूं तो मुझे लगता है कि एक वेसलर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी परिभाषाओं को मिला करके एक संगठित परिभाषा देने का प्रयास किया कि इंटेलिजेंस मीन्स व्हाट, कि इंटेलिजेंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक ग्लोबली थिंकिंग है। आप कोई ऐसा मत सोचिए कि इंटेलिजेंस मतलब कोई एक संकुचित है, उसको बड़े रूप में देखिए। और बड़े रूप में उन्होंने तीन चीजों पे एम्फेसाइज किया कि देखिए जैसे इस पर देख पा रहे होंगे कि एक्ट पर्पसफुली, थिंक रेशनली एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरमेंट। देखिए तीन एस्पेक्ट है उनके पास कि एक्ट पर्पसफुली, आप कोई भी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसका पर्पज पहले से फिक्स होना चाहिए कि आप किसी कार्य को पर्पजफुली कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो मुझे लगा कि यार मैं ये कर रहा था ये हो गया, तो आपको इंटेलिजेंस नहीं कहा जा सकता। अगर किसी पर्पजफुली उस कार्य को करने गए और उस कार्य में आप सफल हो गए तो आपको कहा जाएगा कि हाँ आप इंटेलिजेंस की श्रेणी में आ सकते हैं।
दूसरे में उसी प्रकरण को लेकर के आप तार्किक कितना सोच सकते हैं, उसी तार्किक सोच को आप कैसे अपने आप को बेहतर कराते हैं कि नहीं हम किसी भी प्रकरण को, किसी भी कंटेंट को, चाहे किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के साथ तार्किक रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं कि नहीं, और अपने वातावरण में डील इफेक्टिवली, जैसे कि आप अपने वातावरण में चाहे जहां भी आप रहें उसमें अपने आप को प्रभावपूर्ण तरीके से अपने वातावरण में समायोजित कर ले रहे हैं कि नहीं। अगर ये तीन चीजें आप में हैं तो आपको इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। ये वेसलर साहब का विचार था। आगे चलकर इन्होंने फिर अपने इस डिफिनीशन में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जिसको कि मैं चाहूँगा कि आप अपने अध्ययन के दौरान इसको देखने का प्रयास करें। इसमें बताना आसान है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं, इसके अनुसार जब हम उसको नई चीज़ों को खोजने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि ये तो है, लेकिन क्या वो आज के भी दौर में वो बातें सटीक बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही। अब ये 1939 की मैं बात कर रहा हूँ, आप 2025 में रह रहे हैं, तो 39 और 25 इतने सालों के गैप में क्या हम केवल इसी को माने, या मुझे लगता है कि हमें कुछ और बेहतर तरीके से सोचने की जरूरत है, और बेहतर तरीके से मुझे इंटेलिजेंस की परिभाषा पढ़ने की जरूरत है। तो ये निश्चित रूप से हमें आपको एक अध्ययन के दौरान प्रेरित करने का प्रश्न है कि नहीं, हम इस पर और बेहतर तरीके से सोचें और बेहतर तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करें। लेकिन जब हम इसके सोचते हैं कि अब ये इंटेलिजेंस तो हो गया, लेकिन क्या इसको हम भागों में बांट सकते हैं, तो इसमें बहुत मंथन हुआ कि क्या बुद्धि तो अखंड है। जब थ्योरी में जब मैं जाऊंगा तो उसमें बातें होंगी, तो लोग कहते हैं कि नहीं बुद्धि तो केवल एक ही है, तो उसको कैसे हम बांट सकते हैं, तो बांटा भी जा सकता है। तो जब हम उसके टाइप्स की बात करते हैं तो आप वेस्टर्न, भारतीय और अन्य लोगों के, तमाम लोगों की परिभाषाएं और तमाम लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए जब हम बुद्धि को बांटने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि E.L. थॉर्नडाइक साहब को हम समझें तो मतलब एक प्रारंभिक चरण के लिए हमें आपको समझने के लिए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को ये बेहतर हो सकता है। इसमें अब मैं E.L. थॉर्नडाइक बोल रहा हूँ, किसी किसी किताबों में आप देखेंगे तो उसमें गैरेट का भी जिक्र होता है कि नहीं, ये जो 3 भागों में बांटा गया उसमें गैरेट का भी योगदान है, गैरेट ने कहा है ऐसा। तमाम जैसे भारतीय परिदृश्य में देखेंगे जो 3 टाइप है वो उसका पूरा एस्पेक्ट अलग है। तो हमें इस पर नहीं जाना है, हमें क्या करना है कि अगर मैं एक सामान्य रूप में बात करूं कि भाई इंटेलिजेंस को अगर मैं विभाजित करना है तो हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हम अगर कहें कि E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार तो इसको 3 भागों में आप बांट सकते हैं। और वो 3 भागों में कैसे आप बांटेंगे कि भाई व्यक्ति तो एक है, चाहे हर व्यक्ति एक रूप में होता है, लेकिन उसके कार्य करने की योग्यता, उसके सीखने की क्षमता, उसका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके पर्सनालिटी को अलग करता है। उसकी पर्सनालिटी जैसी अलग होती है उसके बुद्धि को हम तुरंत डिफाइन कर लेते हैं कि यू आर इंटेलिजेंस, यू आर ये, यू आर ये, यू आर ये, हम डिफाइन करते हैं। तो वो डिफाइन करने का तरीका क्या हो सकता है, तो जब थॉर्नडाइक साहब ने देखा तो मुझे उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, हम उसको 3 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। वो 3 भाग आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सोशल इंटेलिजेंस। अब सोशल इंटेलिजेंस मतलब सीधा सा प्रकरण है कि जो सामाजिक रूप से बुद्धिमान हो। तो सामाजिक रूप से बुद्धिमान होने का मतलब क्या कि आप किसी भी सोसाइटी में जाएं तो उस, चाहे वो नॉन सोसाइटी हो चाहे अननोन सोसाइटी हो, उसमें अपने आप को बेहतर तरीके से आप समायोजित कर लेते हैं, मतलब आप बेहतर अपने आप को कर लेते हैं, मतलब आप इंटेलिजेंस है, आप में सोशल इंटेलिजेंस जाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में, तो अच्छे जो नेता होते हैं वो कभी मंच पर जाते हैं तो उनके दिमाग में कहीं नहीं होता है कि ये हमारे अपने, वो हमारे अपने हैं, उन सब अपना मानते हैं और सारी सोसाइटी में अपने आप को उसी तरीके से फिट बैठा लेते हैं कि नहीं हम आपके ही हैं। और आप जब उनसे मिलेंगे तो लगेगा कि यार ये हम, जैसे वो आपसे पहली बार मिलेंगे लेकिन उनकी वार्तालाप से लगेगा कि ये कितने पुराने हमारे संबंध हैं। तो वो एक सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि इनके में सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। वैसे व्यक्ति अच्छे नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मतलब वो जो एबिलिटी है वो अच्छे नेता की होती है कि अगर एक अच्छा नेता है तो उसका मतलब कह सकते हैं कि इसके सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। दूसरा हम देखते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस, मतलब मूर्त बुद्धिमान। अब मूर्त बुद्धिमान मतलब ऐसे लोग मशीनों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जो मशीनों से जुड़े, उसको कहीं कहीं मैकेनिज्म भी वर्ड उपयोग होता है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो उस व्यक्ति में क्या होगा, वो व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बनता है। अब अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनेगा, वो अपनी किसी भी वस्तु को किस रूप में ग्राहक तक पहुंचा दे। अब वो चाहे वस्तु अच्छी हो, बुरी हो, चाहे जैसी भी हो, अगर उसका मार्केटाइजेशन करने में वो सफल हो गया तो मतलब उसका
कंक्रीट इंटेलिजेंस वो बेहतर है, वो कह सकते हैं कि व्यक्ति कंक्रीट इंटेलिजेंस। अब एक है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब वो क्या हो सकता है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब कि आप किसी भी प्रकरण पर अमूर्त चिंतन करने की जो योग्यता है वो आपको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के माध्यम से आता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे डॉक्टर, दार्शनिक ये बनते हैं, कलाकार, जो मतलब अमूर्त चीज़ों में अपने आप को बेहतर कर पाते हैं। ये जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रकरण आपको ये सोचने पर प्रयास करने का मजबूर कर देंगे कि जैसे हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, आपको ये सारे प्रकरण एक रूप में आपको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे कि यार वास्तव में अगर इस प्रकरण के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे बात करने का प्रयास करूं, तो हमने प्रारंभ में देखा कि बुद्धि क्या है, अब बुद्धि के एस्पेक्ट क्या है, फिर उसके कंसेप्ट हमने देखे, अब उसके टाइप्स देख लिए। अब इस सबको संगठित रूप में अगर हम करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि ये उसका एक छोटा सा रूप जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूं कि एकदम उसका छोटा प्रकरण है ये, कि नहीं बुद्धि मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने गहन अध्ययन में अगर बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, चाहे बुद्धि को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा कि इसके कई एस्पेक्ट हैं। ये एक जैसे कह सकते हैं लाइक ए ओनियन, जितने परत आप निकालेंगे उतने बुद्धि की नई नई चीजें आपको निकलती जाएंगी। जैसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, यार तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तो वहां जो हमारा एक इरिटेशन होता है कि तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि अगर ये काम नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम्हारे में बुद्धि होना चाहिए। तो बुद्धि क्या? अगर मुझे कार्य करने नहीं आ रहा तो क्या मैं बिना बुद्धि का हूं? चाहे ये मैं कार्य कर लिया तो क्या मैं बहुत बुद्धि वाला हूं? तो आप अपने एक सामान्य जन की जो भाषा में हम उपयोग करते हैं ना कि यार इसके पास बुद्धि ही नहीं है, जैसे हम गांव वाले लोग हैं चाहे कहीं भी अब पारिवारिक बोलचाल में कह देते हैं यार यार इसके पास बुद्धि नहीं है, फिर थोड़ी देर में कहते हैं नहीं यार ये देखो काम कर ले रहा है। तो उसी एस्पेक्ट को जब वो स्वयं कर लेता है और एक एस्पेक्ट को नहीं कर पा रहा है, तो जो हम ये अपना रिएक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं में सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम आतुर रहते हैं तो उसमें हम उस चीज को समायोजित जोड़ने का प्रयास करते हैं कि अगर आप इस कार्य को कर ले रहे हैं मतलब यू आर इंटेलिजेंट, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम सोचने पर प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मुझे सिखाना है या उसको जस्टिफाई कर देना है कि यू आर नॉट इंटेलिजेंस। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उस पर बातचीत करने का मतलब कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, और इसी बातचीत के माध्यम से ही अनेक थ्योरी का विकास हुआ। और जब हम अगले प्रकरण में आएंगे तो थ्योरी के साथ आएंगे कि आखिर में बुद्धि तो हम इतनी बातचीत कर लिए, लेकिन जो इतनी इंटेलिजेंस की थ्योरी बन गई, इतनी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए, तो क्या हम आज के रूप में उसको इसी रूप में देखना चाहिए? तो हम इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी और समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस प्रकरण के माध्यम से हम लोग बुद्धि के परिभाषा, उसके डिफिनीशंस, उसके कंसेप्ट, उसके टाइप्स को हम जान गए होंगे। अगर फिर भी कोई शब्द को लेकर के, किसी विचार को लेकर के कोई भी उलझन होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपने वो प्रश्न डाल दीजिएगा, हम उस पर जुड़ने का प्रयास करेंगे, कैसे हम उस पर फिर से जुड़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।